नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दी जानकारी। कहा, हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे हादसे के सुराग, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी रविवार से 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नीट यूजी परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित। राजस्थान के महेश कुमार ने किया टॉप। महिलाओं में दिल्ली की अविका अग्रवाल ने मारी बाजी। इजरायल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दी चेतावनी। कहा, इजरायल की मदद करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजरायली रक्षा मंत्री केट्स ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की दी धमकी। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने से कुछ ही कदम दूर दक्षिण अफ्रीका। 27 साल बाद आईसीसी खिताब को करेगी अपने नाम। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं माकरम, क्रीज पर मौजूद। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेस प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है। I think it's very important that the relations of these two countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ
मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अहमदाबाद में 12 जून को हुए भयावह विमान हादसे पर उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि एयर इंडिया की ये निर्धारित उड़ान थी जिसमें कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में जब विमान महज 650 फीट की ऊंचाई पर था, उसने अचानक ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से महज 2 किलोमीटर दूर मेधानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड्डयन मंत्रालय के सचिव समर कुमार सिन्हा ने बताया कि 6 बजे तक आग लगभग पूरी तरह बुझा ली गई थी। जांच के दौरान फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसकी जांच जारी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राममोहन नायडू ने बताया कि इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। AIB ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कर रही है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि गांधीनगर में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस की टीम लगातार विमान हादसे के पीड़ित सभी परिवारों के DNA सैंपलिंग का काम कर रही है। उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि वे ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल की मदद करते हैं तो ईरान पश्चिम एशिया में उनके ठिकानों और जहाज़ों को निशाना बनाएगा। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान में भारी नुकसान होगा। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी ने शनिवार को उत्तर पश्चिम तबरीज रिफाइनरी के पास एक इजरायली हमले की खबर दी है। इससे पहले ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 100 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गईं। इजरायली मीडिया के अनुसार हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं 34 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि ईरान की तरफ से आने वाले ज़्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया।
वहीं ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में फोरो परमाणु संयंत्र को कुछ नुकसान पहुंचा है। साथ ही ईरान के यज शहर में इजरायल के साथ सहयोग करने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। ईरानी मीडिया के अनुसार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के खिलाफ हमले अभी जारी रहेंगे। और वहीं इजरायल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजरायल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। एडवाइजरी में सावधानी बरतने के साथ देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के निकट रहने का मशवरा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सहित उभरती स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास की 24x7 हेल्पलाइन, इसमें जो नंबर दिए गए हैं 972547520711 और साथ ही 972543278392 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही संपर्क के लिए ईमेल आईडी भी दी गई है, जो कि है cons1.telaviv@mea.gov.in पर। इस पर भी जो जानकारी है दी जा सकती है। ईरान में भी भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारतीय दूतावास ने कहा है कि जिन्हें मदद की ज़रूरत है वे ईरान में भारतीय दूतावास के जो हेल्पलाइन नंबर हैं 989128109115 और 989128109109 पर संपर्क कर सकते हैं। मुंबई में आयोजित एक विशेष समारोह में 5 विश्वविख्यात विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आश्रय पत्र प्रदान किए गए। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाराष्ट्र की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने न केवल उद्यमिता में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने भारत की समृद्ध शैक्षिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक शिक्षा का नेतृत्व करने को तैयार है। In this historic city of Mumbai, a city of resilience and dreams, we have assembled here not just for a ceremony, but to make a bold statement that education will shape our shared future. Today is a landmark moment in our journey towards Vikasit Bharat. The handing over of letter of intent to 5 prestigious global universities, University of York, University of Aberdeen from UK, University of Western Australia, Illinois Institute of Technology, the Institute Europea di Design, IED, Italy, marks the continuity of global education in India. With this, Mumbai takes its place among global knowledge capital. Maharashtra has been a leader of enterprise and intellect for long, and it is now ready to lead in education sector. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। विदेशी विश्वविद्यालय को आश्रय पत्र सौंपने के समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अब भारत केवल भारतीय छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी छात्रों के लिए भी शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर एनविजनिंग the new education policy for India. As rightly told, that we have been hearing for past 20 years that India will witness presence of esteemed foreign universities offering world-class global education to the Indian students and also to the students who will come to India from across the world. तो भारत अब लगातार वैश्विक शिक्षा का हब बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना। जी। और
और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी में भाजपा के 3 दिवसीय सांसद प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अटल वाटिका में पौधारोपण किया। इस दौरान एल मुरुगन ने कहा कि उन्हें ये प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार जन भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा देश का एनवायरमेंटल और ग्लोबल एनवायरमेंटल का एक ध्यान देना, इसमें हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट वीक ने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे में एक मैसेज दिया। लास्ट ईयर भी हमारा प्रधानमंत्री जी ये एक बहुत बड़ा इस अभियान का आगे लेके गया। इसमें एक माँ का नाम से पेड़ लगा रहे भाजपा का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें सारा बीजेपी मध्य प्रदेश का MPs, MLAs, मिनिस्टर्स सब लोग मिलके, चीफ मिनिस्टर सब मिलके इधर एक बहुत बड़ा वन बनाया। सबका नाम माँ का नाम से इधर एक पेड़ लगाया। और बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट 2025 वैश्विक योग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती और हंसा योगेंद्र भी मौजूद रहीं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग कई बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में कारगर है और यही वजह है कि दुनिया भर में योगाचार्य की मांग बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसको लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। एक कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी आयोजित किया गया। योग कनेक्ट 2025 वैश्विक योग शिखर सम्मेलन के इस कार्यक्रम में देश भर के योग साधक मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लेकर महामारी तक योग सब में फायदेमंद है। कार्यक्रम में योग के प्रभाव पर एक किताब का विमोचन किया गया। हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग तनाव से भरे जीवन में आत्मिक शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि योग आयुर्वेद से इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है। योग के जरिए एक नया इकोनॉमी मॉडल खड़ा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थान देश के इस आयुर्वेद की थाती को विश्व कल्याण के लिए एक तरफ जहां नियोजित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसके कारण से खड़ा हो रहा है। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग खुशहाली देता है। योगानुशासन के दो अर्थ हैं। एक तो योग का अनुशासन जो युगों युगों से चला आया, अनादिकाल से योग चला आया है और उसका हम अनुशासन कर रहे हैं। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, चित्त चेतना, आत्मा का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र आचरण का परिष्कार, संस्कार, अनुशासन। Our rishis gave in beautiful way AI to RI. The yoga is turning from AI to RI, or building the bridge between the AI and RI, artificial intelligence to Rishi's intelligence. 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है, जहां लाखों लोग योग सत्र में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में 1 लाख जगहों पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। नितेंद्र सिंह,
डीडी न्यूज, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के महिला शिक्षा महाविद्यालय की छात्राओं ने एक योग शिविर का आयोजन किया। महिलाओं के लिए योग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मुथनगर समुद्र तट पर 1 घंटे तक योग किया गया। योग शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करने का एक तरीका है। कॉलेज की छात्राओं ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, क्रिया योग, अष्टांग नमस्कार, विक्रम योग जैसे विभिन्न आसन किए। इस मौके पर योग साधक सुकन्या राजावेल का कहना है कि योग महिलाओं को स्वस्थ रखने में बहुत लाभ पहुंचाता है। इस आधुनिक युग में प्रत्येक महिला को इसे अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सदस्यीय टीम ने अलग अलग देशों का दौरा किया था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद भी फ्रांस के दौरे पर गए थे। एक प्रेस वार्ता के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है। उनके गैर जिम्मेदारान बयानों को पाकिस्तान में दिखाया जाता है और वहां तालियां बजती हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दोनों देशों के बीच तय होंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। कभी राहुल गांधी ने सोचा है उनकी सारी टिप्पणी पाकिस्तान टीवी पर दिखाई जाती है और ताली बजती है? जब देश लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ तो देश को कमजोर करने में लगे हुए थे। इररिस्पॉन्सिबल राहुल गांधी, गैर जिम्मेवार राहुल गांधी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पर बात करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आर्बिट्रेशन के जरिए हमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। इससे भारतीय अदालतें हैं उन पर बोझ भी कम होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। में जो मारे गए हमारे सभी यात्री और पायलट और क्रू मेंबर्स और जो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले, कुछ पढ़ने वाले डॉक्टर्स और कुछ अन्य लोग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हुए मैं मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन शामिल है। इससे निवेशकों और व्यवसाय करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भारतीय अदालतों पर केस का बोझ भी कम होगा। अनकोट। भारत आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से उत्तराखंड में सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडी दिखाकर ट्रैकिंग दल को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने आईटीबीपी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान से एक और जहां पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में भी मदद मिलेगी। ये दल 1032 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिले। साथ में लगभग 3.5 लाख फलदार वृक्षों का भी आपके द्वारा लोगों को बांटा जाएगा, स्थानीय लोगों को। वह भी निश्चित रूप से एक हमारे आर्थिकी के क्षेत्र में, गाँव वालों की समृद्धि और उनके विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान देगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के सामने रखने के मामले में सियासी पारा गर्म हो गया है। इस पूरे मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान लोकतंत्र में शर्मसार करने वाली घटना है।
ऐसा करने के लिए लालू प्रसाद यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता है। बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह उन्होंने अपमान किया, इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन इसके साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।